हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। नाम तो सुना ही होगा, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है, सो व्हाट कैन पॉसिबली दैट लाइन बी? ये हो सकता है कि वो लाइन उस सर्कल को टच करे, मतलब वो लाइन उस सर्कल की टेंजेंट हो, या तो वो लाइन उस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जिसको हम सीकेंट बोलते हैं, और इतने से पार्ट को कॉर्ड बोलते हैं। वैसे हम लोग कॉर्ड बोले या सीकेंट बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज फार एज द इक्वेशन इज कंसर्न्ड, सीकेंट की इक्वेशन लिखो या कॉर्ड की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन तो सेम रहेगी। या तो ये हो सकता है कि वो लाइन सर्कल को ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही टच करे, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। अब ज्योमेट्रिकली तो हमको ये बात समझ में आती है, फोटो में तो समझ में आ गया कि भाई ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है और फलाना ढिमकाना। मैथमेटिकली अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन दे दूं और एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं और तुमसे पूछूं कि बताओ भाई ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है कि सीकेंट है कि नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लिक कर गया है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका विच इज वैलिड ओनली फॉर सर्कल, जो कि बहुत ही सिंपल है और हम यही यूज करेंगे। दूसरा तरीका, उसके बारे में बात करते हैं, पहले ये पहला वाला तरीका समझ लेते हैं। ये हमारी लाइन है और ये सर्कल है, ठीक है। फोटो में हमने इसको टेंजेंट बना दिया, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आया तब तो ये लाइन टेंजेंट है। अगर वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस p है, अगर ये डिस्टेंस लेस देन रेडियस आया, मतलब ये लाइन सर्कल को दो जगह पे कट करेगी, तब ये उसकी सीकेंट हो जाएगी। और अगर p ग्रेटर देन r आया, देन इट विल बी अ लाइन कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल, म्हणजे नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। तो मेथड समझ में आ गया। करना क्या है, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और वो है p, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p compared with the radius of the circle, we can easily decide whether it is tangent, secant or neither tangent nor secant. ये मेथड सिर्फ सर्कल्स के लिए वैलिड है। अब जो दूसरा मेथड है वो हर 2 डिग्री के कर्व के लिए वैलिड है। सर्कल्स के लिए भी है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के लिए वैलिड है। तो करना क्या है इसमें कि भाई जैसे ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये कोई कर्व है ना, मैंने जनरल कर्व ले लिया है सर्कल के लिए, तो a और b की वैल्यू सेम हो जाएगी, h 0 हो जाएगा। तो यहां से इस लाइन से वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे। उल्टा भी कर सकते हो, तुम x को इन टर्म्स ऑफ y भी फाइंड कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। फिर ये जो y आया है इन टर्म्स ऑफ x, उसको इस s वाले एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब ये कर देंगे तो x में बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द कर्व। कैसे? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक हम लोगों ने ऑब्टेन करी है यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करके, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस लाइन में और इस कर्व में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, और उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अगर d ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन और इस कर्व में दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं कॉमन, इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी, सीकेंट। तो यही सब बातें यहां पे लिखी हुई है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तब तो ये बन जाएगी टेंजेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया मतलब दो कॉमन पॉइंट्स, सीकेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, so this is neither tangent nor secant। यहां पर देखो, कंफ्यूज मत होना, यहां पर p लेस देन r के लिए ये सीकेंट है और p ग्रेटर देन r के लिए ये नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट है, और यहां पर साइन वाइज उल्टा है ना। ये अलग बात है कि यहाँ पे 0 है, वहां पे r है। तो क्या होता है ना कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार
ये तो ध्यान रख लिया है ना, और फिर ऐसा कोरिलेट कर लिया कि अच्छा पी की जगह डी लिख दिया तो डी लेस देन 0 के लिए सीकेंड होगा। नहीं, डी ग्रेटर देन 0 के लिए सीकेंड है। इसका मीनिंग समझो, एक बार मीनिंग समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है तब कंफ्यूजन नहीं होगा। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, मतलब लाइन में और कर्व में दो कॉमन पॉइंट्स हैं। अब तुम समझ जाओ उसको क्या बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? C इक्वल टू ±5। मैं इसको दोनों ही तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। पहला मेथड तो जब मैं इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल कर दूंगा। तो इसका सेंटर कितना है? 0,0। रेडियस कितना है? √5। किसी पॉइंट से किसी लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a²। तो a इधर कितना है? 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे ये y का कोएफिशिएंट इस साइड लेके जाएंगे तब वो -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। रेडियस √5 के बराबर। तो मॉड ऑफ c √5 इंटू √5 5 हो गया। तो c की वैल्यू आ गई ±5। दूसरे मेथड से अगर इसको हम सॉल्व करें तो y इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं फटफट। तो इसका d मतलब b² -4ac ये करना है हमको इक्वल टू 0। c इक्वल टू ±5। किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर तो ऑब्वियसली यही आएगा एज फार एज द कैलकुलेशंस आर करेक्ट। सर्कल्स के लिए ऑब्वियसली द मेथड 1 इज बेटर देन मेथड 2, बट हमें मेथड 2 इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये हर जगह पे वैलिड है। हर टाइप के 2 डिग्री कर्व में यही मेथड चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? c की वैल्यू आ गई -10 और 40। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले मेथड से। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए मेथड 2 भी यूज कर सकते हैं। पहले इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा। अब दिख जाएगा कि सेंटर जो है इसका वो है 5,0 और रेडियस जो आ रही है वो भी आ रही है 5। तो हमें क्या करना है? इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर 3 × 5 + 4 × 0 -c डिवाइडेड बाय √9 + 16 इज इक्वल टू रेडियस। तो यहां से आ गया 15 - c का मॉड इक्वल टू 25, मतलब 15 - c इज इक्वल टू ±25। एक बार प्लस साइन लिया तो c की वैल्यू आ गई -10 और फिर एक बार माइनस साइन लिया तो c की वैल्यू आ गई 40। बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉजिकली हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग फॉर्म की जरूरत पड़ जाती है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर फॉर्म
विल गिव यू आंसर क्विकली। और हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। इसलिए हमें सभी फॉर्म्स पता होने चाहिए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं, हर चीज में आप लोगों को साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करते जा रहा हूं बेस्ड ऑन वॉट एवर माई पास्ट एक्सपीरियंस इज। सो डू लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। पहला तो है पॉइंट फॉर्म, ये बात को ध्यान रखो भाई, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी, याद है टी क्या होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू से, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू से, लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो अगर एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तब t इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हर वक्त नहीं होता है, लेकिन जब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तब t इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये 4 चैप्टर के लिए ये चीज वैलिड है भाई। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझते हो ना, जहां पे टेंजेंट कर्व को टच करती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट x1 कॉमा y1, सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली, तो सेंटर ऑब्वियसली माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। अब हमें इस येलो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और हमें यह पता है कि सर्कल के केस में सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करूं तो वो लाइन ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पॉइंट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये पिंक वाली लाइन का स्लोप निकल जाएगा, पिंक वाली लाइन का स्लोप निकल गया तो येलो वाली लाइन का स्लोप निकल जाएगा, और ये येलो वाली लाइन x1 कॉमा y1 से पास हो रही है। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, चीजों को रीअरेंज करो, यू विल सी दैट द इक्वेशन विल कम इन दिस फॉर्मेट। करके देखो प्रूफ, अच्छा लगता है। लेकिन ये t इक्वल टू 0 सिर्फ तब टेंजेंट होगी जब वो पॉइंट x1 कॉमा y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ गया भाई? 11x माइनस 2y इक्वल टू 46। बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर काफी लोगों का आ गया होगा। जिन लोगों का नहीं आया है एक बार देख लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, x1 कॉमा y1 यहाँ पर क्या है 4 कॉमा माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया मैंने 4x से, y स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा मैं माइनस y से, x को रिप्लेस करूंगा x प्लस x1 बाय 2, तो वो बाय 2 इसके साथ एडजस्ट हो गया। सेम गोज विथ y, दिस इज दिस। अब तुम इक्वल टू 0 लिखो, क्योंकि t इक्वल टू 0 ही तो लिखना है हमें। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज माइनस 11x प्लस 2y प्लस 46 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये एक्सप्रेशन दिख जाएगा बहुत ही इजीली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिन लोगों का ये आंसर आया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 22, वो गलत जवाब है। क्या मिस्टेक कर दी भाई आप लोगों ने? लगा लिया t इक्वल टू 0। अरे भैया t इक्वल टू 0 टेंजेंट तभी रिप्रेजेंट करता है जब e पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देखो भाई, क्या वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है? क्या ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है? क्लियरली दिख रहा है कि नहीं भाई, वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। और अगर पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे? वहां से 2 टेंजेंट्स बनेगी अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो।
अब इन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, देखिए भाई। अच्छा, वैसे पहले देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। अब देखिए ये इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे। पॉइंट आउटसाइड है, लेकिन टेंजेंट तो इस पॉइंट से पास करेगी, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो इस पॉइंट -1, -2 से पास करेगी। लेट्स से कि टेंजेंट का स्लोप m है, दो अलग अलग स्लोप आएंगे, मिल जाएंगे, वो हमको सॉल्व करके, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो एनी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम -1, -2 ऑफ स्लोप m will have this as its equation। अब अगर ये लाइन मैं चाहता हूं कि इस सर्कल की टेंजेंट बने, तो सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। सेंटर इसका हो गया 3, 4 और रेडियस इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -c, सो दिस इज √2। और लाइन क्या है हमारी, तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p इक्वल टू 3m -4 प्लस m -2 डिवाइडेड बाय √m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √2। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो 3m प्लस m ये तो बन गया 4m -6 दी होल स्क्वायर, ये बन गया 2m स्क्वायर प्लस 2। 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, ये सेट चले जाएगा तो ये बन गया 14m स्क्वायर -48m। 36 में से 2 गया तो 34 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला तो इक्वेशन बन रही है and both these lines are passing from the point -1, -2। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। या तो यहां पर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये दोनों आंसर इजीली आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, गलती मत करना। t equal to 0 is the equation of tangent only when the point is point of contact। अब तो समझ गए होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, स्लोप फॉर्म। y equal to mx plus c will be the tangent to this circle। ये सर्कल अपना स्पेशल केस when the center is origin if c is equal to ± a times √1 plus m square। अब अगर जनरल सर्कल की बात करें जिसमें सेंटर अपना x0, y0 होता है, तो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये वाली, इसमें अपन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन काइंड ऑफ चीज लगा रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह x माइनस x0 लिखा हुआ है, y की जगह y माइनस y0 लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, इधर y की जगह आ जाएगा y माइनस y0, इधर x की जगह आ जाएगा x माइनस x0, और c की वैल्यू तो यही रहेगी एज इट इज। बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बहुत ही इजीली आ जाएगी क्योंकि हमने अभी उसके बारे में बात कर ली है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी चैलेंज। पहले मैं आंसर बता देता हूं। अब कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है भाई। मैं समझाता हूं कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, वो तो बड़ा सिंपल तरीके से आ जाएगा कि हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c। m कितना है यहाँ पर 2√2, x प्लस c विल बी दी
टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये सर्कल का सेंटर 0,0 और रेडियस इसका 5, व्हेन C विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है भाई 5 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8, तो ये तो हो गया 5 इंटू 3 15। अब ये समझ लो कि ये इक्वेशन फाइंड करना इस क्वेश्चन का सिर्फ 1% है, बाकी का 99% पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। और जो हम मेथड यूज करने वाले हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करने के लिए, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपैरिजन। देखिए भाई कैसे करेंगे हम मेथड ऑफ कंपैरिजन में, एक लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि वो एक ही लाइन की इक्वेशन है, ऑब्वियसली दे आर सेम थिंग, सो द कोएफिशिएंट विल बी कंपेरेबल। उनको इक्वल मत कर देना भाई। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 है तो सेम लाइन, लेकिन क्या इनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं? नहीं है, कोएफिशिएंट कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट इन द ऊपर वाली इक्वेशन विच इज 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट इन द नीचे वाली इक्वेशन विच इज 2 विल बी सेम एज y का कोएफिशिएंट इन द ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन y का कोएफिशिएंट इन द नीचे वाली इक्वेशन विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म इन द ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन कांस्टेंट टर्म इन द नीचे वाली इक्वेशन, प्रोवाइडेड कांस्टेंट टर्म को हमने दोनों को या तो इक्वल टू के इस साइड रखा है या तो इक्वल टू के इस साइड रखा है। ये बात तो आप लोग समझते हो। तो अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स से द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स आर x1, y1। अब अगर x1, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 से इस सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी xx1 प्लस yy1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया xx1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया yy1 से, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, xy तो है ही नहीं। अब ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 है, और हमने क्या फाइंड करी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है। मैं एक बार प्लस 15 लेके सॉल्व कर लेता हूं, माइनस 15 लेके आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको भी इधर लिख लेता हूं मैं एक बार जरा, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। मैंने यहां पर c को प्लस 15 लिया है, और क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड में है, मैंने उसको भी राइट साइड में लिख दिया। अब ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो कोएफिशिएंट क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इज x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट इन द नीचे वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू y1 अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन -15। तो यहां से x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -10√2 अपॉन 3 और y1 आ जाएगा 5/3। समझ रहे हो बात को। x1, y1 यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का फाइंड करना था, तो हमने x1, y1 के हिसाब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये लिख ली। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट भी क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, क्योंकि दोनों बेसिकली एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग सच प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, सो रिमेंबर दिस मेथड ऑफ कंपैरिजन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो सर्कल है हमारा स्टैंडर्ड वाला, इसके अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखूं, सो दैट विल बी a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, क्योंकि सेंटर तो इसका ओरिजिन है। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट सर्कल पे ही लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए,
और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा मैं x1 से, x1 यहाँ पर ये है, और y स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा y1 से, y1 ये है। तो जैसे ही रिप्लेस किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। एज फार एज द सर्कल इज कंसर्न, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमने जो लिखा है वो सिर्फ इस सर्कल के लिए लिखा है जिसका सेंटर ओरिजिन है। लेकिन आगे जब हम कोनिक्स पढ़ेंगे उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी वेरी वेरी यूजफुल। अब ऐसा नहीं है कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो कंप्लीटली यूजलेस है सर्कल के केस में, हाँ थोड़ा सा कम यूजफुल है, बट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो इस पर्टिकुलर फॉर्म से बहुत ही बढ़िया तरीके से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से सबसे आसानी से सॉल्व होगा कंपेयर टू दी अदर टू फॉर्म्स। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। अब ऐसी बहुत सारी टेंजेंट्स होगी। लेट्स से कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हमने लिख ली, पैरामेट्रिक फॉर्म उसका x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a यहां पर कितना 4। अब ये जो पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये मैंने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट। तो ये जो पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ उसके मिड पॉइंट के बारे में बात हो रही है, उसका लोकस हमको फाइंड करना है। तो हमने मिड पॉइंट को मान लिया h, k। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूं तो दैट विल बी x इंटरसेप्ट, जो कि यहां से आ जाएगा इजीली 4 बाय cos थीटा, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। उसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, 4 बाय sin थीटा। अब h और k को मैं थीटा के टर्म्स में लिख लूंगा, क्योंकि h, k जो है वो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और अब हमें करना है थीटा को एलिमिनेट। क्यों थीटा को एलिमिनेट, क्योंकि ये थीटा तो हमने अपनी तरफ से माना है ना भाई, यहाँ तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं और सबके लिए थीटा ही तो अलग अलग होगा, तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। अब आप समझ जाओगे कि थीटा को एलिमिनेट करना इस केस में बहुत ही सिंपल है। सो दिस वाज द थॉट why I used this form compared to the any other form। यहां से हमारे पास h आ गया 4 बाय cos थीटा प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय 2। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स sin थीटा विल कम आउट टू बी 2 बाय k। थीटा को एलिमिनेट करना है, क्लियरली हमको दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, बहुत बार ये चीज बच्चे बोलते हैं कि नॉर्मल होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर। हाफ करेक्ट, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, बट नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो परपेंडिकुलर है, सर्कल की प्रॉपर्टीज से हमको ये पता है कि ये जो है ये सेंटर से पास करेगी। इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल पासेस फ्रॉम सेंटर। अब इस एक प्रॉपर्टी की वजह से सर्कल में नॉर्मल की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता ही नहीं है। चलिए फिर भी नॉर्मल पे ये क्वेश्चन कर लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई, पहले वाले का 14x माइनस 5y इक्वल टू 40 और दूसरे वाले का आ रहा है
2x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहले पार्ट में क्या बोला है कि नॉर्मल जो है 5,6 से पास कर रही है। हमें ये तो पता है कि सर्कल के सेंटर से भी पास करेगी, तो सर्कल का सेंटर कितना है यहाँ पर 5/2 -1। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, ये आंसर इजीली मिल जाएगा। अब देखो यहां पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये जो 5,6 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये ऑन द सर्कल हो, इनसाइड द सर्कल हो, आउटसाइड द सर्कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली हमको 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है। क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सिंपल। दूसरे पार्ट में हमें वो नॉर्मल फाइंड करना है जिसका स्लोप -2 है, और हमें ये तो पता है कि नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगी, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया, आंसर इजीली ये आ जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।